हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे सारी सहेलियाँ जो थी वो बात कर रही थी कि हमारे गांव में मेला भी लगता है और हम तो खाना भी पकाते। तब यहाँ पे उनके दोस्त बोलती क्या हमें ये खाना मिल सकेगा स्पेशल। तभी उनकी सहेलियाँ बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं बाबू, स्पेशल खाना जो भी हमारे यहाँ बनता है खास हम ज़रूर खिलाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो होती है वो पेन लगा देती है टायर में ताकि वो हवा निकल जाए, उसके बाद वो अपने काम में सक्सेसफुल हो जाती है। तभी यहाँ पे ऋषि और उसके दोस्त जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र उस पर पड़ती है। बोलती है कि ये लड़की देखो, तभी वो झनक मुँह टेढ़ा करने लगती है। बोलती है कि अभी भी ढंग से हो जाओ। तभी बोलता है कल सॉरी बोला था ना, लेकिन फिर भी कितनी अकड़ है। तभी बोलती है अरे हमारी झनक बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलते क्या बोला नाम आपने इसका? मैंने बोला झनक। बोलते झनक, चलो इंटरेस्टिंग नाम है। तभी यहाँ पे बोलती है वैसे हमें आपसे नहीं बात करनी है, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन जैसे ऋषि अपने बाइक के पास जाने लगते, चाबी लगाता है, तभी उसका दोस्त बोलता है अरे ये क्या, इसके टायर की तो हवा निकल गई, ये कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे ऋषि को शक हो जाता है कि सिर्फ किसी नहीं बल्कि झनक का किया धरा रहेगा, क्योंकि यह काफ़ी शैतानी करती नजर आई थी उसको। तभी यहाँ पे बोलती है कि अब जाके मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, वैसे भी ये पिन की वजह से हुआ। एक काम करो, ये पिन रखो, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपका भी काम होगा। ऋषि को तभी यहाँ पे बोलती है और शहरी बाबू नेक्स्ट टाइम से मुझसे उलझने से पहले 10 बार सोचना, अभी लेके जाओ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता तुम्हारी वजह से मेरा कितना काम का नुकसान हुआ, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? तभी बोलती मुझे नहीं पता, लेकिन गलती तो आपने भी की थी। उस दिन मेरा खाना ना गिरा तो मैं ये सब क्यों काम करती, इसे कह के फिर वह कूदते हुए वहाँ चली जाती है। यह देख के ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। ऋषि बोलता है इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से कितना लॉस हो गया है। एनीवेज अभी क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो खाना पका कर पराशर के लिए लेके आती है उसको खाने के लिए। तभी यहाँ पे पराशर जैसे नूतन को देख लेता है, खुश हो जाता है। बोलता है नूतन तुम इतना सब कुछ क्यों करती हो, मेरे लिए खाना लाने की क्या ज़रूरत है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती क्यों मैं नहीं कर सकती आपके लिए ये सब पराशर, मैं खाना तो पका ही सकती हूँ ना। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है मेरे गैर मौजूदगी में भी तुम इस घरों को इतना साफ़ सुथरा क्यों रखे हो। तभी झनक बोलती क्यों मैं साफ़ सुथरा नहीं रखूँ, त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार में साफ सफाई होती। पराशर बोलता है लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी तो नहीं, मेरा घर साफ करने की कब से तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई नूतन, ये तो मैं कभी समझा ही नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि इसमें जिम्मेदारी जैसा क्या है पराशर, आप मेरे अपने से कम भी नहीं हैं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है वैसे बात की बात हो गई है, खुद को देखो नूतन, और वैसे भी आज की पूजा में तुम चलोगे कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती हाँ हाँ चलूँगी। तभी बोलती लेकिन आज तुम नदी स्नान करने क्यों नहीं गई हो। तभी बोलती बस मेरा व्रत है। पराशर बोलता है किस चीज़ का व्रत है और किसके लिए व्रत है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। झनक बोलती है कि आज गाँव की सारी औरतें व्रत रहती ना, तो इसलिए मैंने भी व्रत रखा है। पराशर बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम लगता है अभी भी शहरी बाबू को भूल नहीं पाए। वो शहरी बाबू जो तुम्हें छोड़ के चला गया उस बच्ची के साथ, इतने साल तक भी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा, और तुम उस शहरी बाबू के लिए अभी भी सोचती हो। तभी यहाँ पे नूतन बोलती मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पराशर बोलता है कभी कभी मुझे लगता है कि तुम ना, जो तुम पे मर रहा है, तुम्हारा इतना ध्यान दे रहा है, तुम उस पर तुम फोकस ही नहीं करती हो, जो तुम्हें नहीं चाहता उस पर तुम इतना ध्यान देती हो। नूतन बोलती मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी है, अगर मेरी किस्मत में वही लिखा था तो वही सही। और वैसे भी पराशर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपसे कोई नहीं प्यार करता है, हमारी झनक करती है ना, वो आपको एक अलग ही स्थान देती है, आप गाँव में उसके लिए तो आ ही सकते हैं ना। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है हाँ कर, तो इसीलिए तो उसके लिए तो आ जाते हो, क्योंकि उसका जो स्नेह है वो मुझे सच में बहुत ही अलग लगता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि तुमको तो मैं अपनाने के लिए रेडी था, लेकिन तुम उस शहरी बाबू के चक्कर में तुमने नूतन अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर दी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है जो हुआ सो हुआ, मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी, अगर मेरी ज़िंदगी में यही लिखा था तो यही सही, आप खाना खाइए। तभी पराशर बोलता है मुझे खाने का मन नहीं है, तुम जब मेरे सामने आते तो मैं और कमज़ोर पड़ जाता हूँ, इसलिए नूतन तुम मेरे सामने मत आया करो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये बोली ना खाना नहीं स्वादिष्ट है। पराशर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, खाना खाने को तो मैं खा लूँगा, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन तुम खुद को भी सोचो, जिन चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ ना बहुत ही डिफ़िकल्ट और कठिन है। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हो, वो सारा पुलिस वाले भी मुझे ढूंढ रहा है, इसलिए तुम लोग जाके एंजॉय करो, मुझे यही रहने दो घर में। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध जो होते हैं अपनी बेटी मून यानी अदिति का रिश्ता लेके यहाँ पे ऋषि के घर वाले के पास आते हैं। ऋषि के घर वाले काफ़ी अच्छे से ट्रेडिशनली तौर पे बहुत ही अच्छे से उन लोगों का स्वागत करते हैं, जो कि अनिरुद्ध को काफ़ी एक ही नज़र में समझो भा जाता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि की मॉम बोलती है कि वैसे ऋषि बेटा बहुत अच्छा है, वो रुकने वाला था लेकिन अर्जेंट काम नहीं आया होता तो वो नहीं जाता। तभी अनिरुद्ध बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं। तब दूसरी तरफ अर्शी बोलती है वैसे तो हमें ऋषि से बात करनी थी बट इट्स ओके, मुझे तो आना ही नहीं था, लेकिन उसके बाद अनिरुद्ध ने और जेठू ने बहुत ही प्रेशर डाला, फोर्स किया तो हम यहाँ पे आ गए। अनिरुद्ध बोलता है कोई बात नहीं, इवन वो देश के लिए काम कर रहा है, इससे बढ़कर क्या है, देश से बड़ी सेवा तो कोई सेवा नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि का दोस्त बोलता है देखो सर अभी तो मुझे लगता है पराशर आएगा ही इस गांव में, क्योंकि इस गांव की इतनी खास पूजा है तो पराशर का रहना अनिवार्य ही है और वो लोग एक देवता के समान उसको पूजते।
तभी यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है मुझे पक्का पता है कि वो पराशर यहाँ पे आएगा, लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है और इस गांव के लोग तो काफ़ी कुछ भी पराशर के बारे में लीक नहीं किए, इवन एक छोटी से छोटी चीज़ उसके फैमिली के बारे में, वो कहाँ रहता है, मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है, इसलिए मुझे नज़र रखनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, बाकी का मैं संभाल लूँगा। तभी बोलते हैं सर आप कन्फर्म हो ना, मैं पक्का जाऊँ। ऋषि बोलता है अरे हाँ हाँ तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, तुम यहाँ से रवाना हो सकते। तभी देखते हैं पराशर जो होता है वो मंदिर पूजा में आप शामिल होने के लिए आता है और झनक को वो एक साड़ी गिफ्ट किया रहता है। बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यही साड़ी पहनो। उसके बाद झनक वही साड़ी पहन के आती है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि ये ऋषि की मॉम है। अर्शी बोलती है नमस्ते, लेकिन हम चाहते थे कि ऋषि से बात करें, बट आप लोग हैं तो चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से भी बात कर लूँ। अनिरुद्ध बोलता है तो क्या हुआ, वैसे जो भी बोले। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है हमारी बेटी इकलौती है, इसलिए हम चाहते उसकी शादी भी बहुत धूमधाम से हो। वैसे तो हम उसको यूरोप भी भेजने वाले थे, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध ने बोला कि नहीं हम इंडिया में रखेंगे, क्योंकि वो हमारी इकलौती बेटी है, हम उसको ज़्यादा दूर नहीं रख सकते हैं अपने से, और अगर उसकी शादी की भी बात करनी हो तो भी हम अच्छे से करेंगे। उसको ऋषि पसंद है, इसलिए हम लोग भी आए हैं यहाँ पे शादी की बात करने के लिए आप लोगों से। तभी यहाँ पे उसके घर वाले बोलते हैं हमें भी आपकी बेटी बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्यारी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इंदुमती की बेटी जो होती है आ जाती है, और वो अचानक से बोलती क्यों आप लोग सिर्फ बात करने आए, खाना नहीं खाएंगे क्या, कुछ अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं। तभी यहाँ पे अंजना बोलती वैसे हम तुम्हारे मैंने अदिति के मुँह से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी बोलती थी अच्छी बातें सुनी बुरी बातें सुनी वो तो भगवान ही जान सकते हैं, उसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। ऐसे टॉन्ट मार के चली जाती है। तभी इस घर वाले से भी शौक हो जाते हैं कि आखिर वो इस तरह से बिहेव क्यों करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराशर बहुत सालों के बाद अपनी बुआ से भी मिलता है और आशीर्वाद लेता है। दूर खड़ा हुआ ऋषि और उसके दोस्त देख रहे होते, तभी वो बोलता है यही पराशर है। वो बोलता है तुम पक्का श्योर होना ये पराशर है। वो बाजू में जो औरत खड़ी है वो कौन है, कहीं उनकी पत्नी तो नहीं है। वो बोलता है नहीं नहीं सर, इनकी तो कभी शादी ही नहीं हुई थी, इसका कोई परिवार ही नहीं है, तो ये पत्नी कैसे हो सकती है। ऋषि बोलता है तुम पक्का श्योर हो, क्योंकि जिस तरह से कंफर्टेबल से होकर बात कर रहा है उस औरत से, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पत्नी है। तो वो बोलता है नहीं सर, अभी यही है फिलहाल के लिए, यही पराशर, इतना जानो, बाकी की सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो सब वही बता सकता है, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। ये कहकर उसके बाद ऋषि का दोस्त जो होता है वहाँ से रवाना होता है। ऋषि सोचता है इस गाँव के मेले में किसी न किसी तरह तो घुसना पड़ेगा, देखता हूँ जो भी होगा, और वो फोटो क्लिक करने के बहाने घुस जाता है जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे होते हैं। और वो सोचता है कि बस वो किसी तरह पराशर पर नजर रखेगा और उसके बाद वो पराशर को यहाँ से पकड़कर लेके जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है वो अपने बाबा यानी पराशर से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी नज़र जो होती है झनक पे पड़ती है और वो 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाता है, और बात करते करते वह दिखती है कि यहाँ पे शहरी बाबू आ गए हैं, इसलिए वह उसकी नज़र वहाँ पड़ती है। पराशर काफ़ी हंस रहा होता है। यहाँ पे ऋषि को समझता नहीं कि आखिर इस लड़की से इसका क्या रिश्ता है पराशर का, कहीं इसकी बेटी तो नहीं है। तभी यहाँ पे पराशर जो होता है वो फोटो क्लिक करते हुए देख लेता है ऋषि को, और उसका खून खौल उठता है और वो बोलता है ए तुम क्या कर रहे हो। गाँव में सभी जगह एकदम शांति का माहौल हो जाता है, सब लोग सोचते हैं कि आखिर पराशर ने ऐसा क्या बोल दिया। उसके बाद पराशर जो होता है वो चल के उसके पास जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे कौन क्यों आए हो और तुम यहाँ के कौन हो, क्या तुम्हें पता नहीं है गाँव की पूजा सिर्फ गाँव वाले रहते हैं। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है वैसे अच्छी बात है, मुझे तो कुछ बात याद आ गई है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। मुझे मेरी बेटी के लिए एक वैसे तो दहेज पे भरोसा होता है नहीं, लेकिन मेरी बेटी अकेले तो मैं उसको सब कुछ दूंगी जो मेरे पास है, ठीक है। तभी यहाँ पे लोग बोलते हैं हम दहेज का कुछ भी नहीं लेना चाहते, आप 2 जोड़ी में अपनी बच्ची को विदा कर देंगे, हमारे लिए वही रहेगा। वैसे तो होता है हम बंगालियों में दहेज के लिए, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। तभी अर्शी बोलती मुझे मेरी बेटी के लिए करना है, मैंने अपनी बेटी के लिए एक फ्लैट रखा हुआ है, मैं चाहती हूँ ऋषि और वो शादी के बाद उस घर में रह सकते हैं। तभी यहाँ पे उसके छोटे काका के बोलते आप कहना चाहते हैं कि अदिति और ऋषि एक साथ रहे, अलग रहे, इस घर को छोड़ के रहें। अर्शी बोलती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग का जब मन करे वो घर में जा सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को तोहफा देना चाहती हूँ, बाकी उसे जहाँ रहना वहीं रहे। वैसे मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता वो यहाँ पे कंफर्टेबल रह पाएगी, बिकॉज उसका स्कूल जो है यानी कॉलेज वो बहुत दूर है और ट्रैवलिंग में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर से घर में इतने सारे लोग हैं और हमने आज तक अदिति को सारी सुख सुविधाएं दी हैं, तो उसको इतने बड़े परिवार में रहने की और वो सब करने की आदत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं पराशर जैसे वो देखता है ऋषि को उसका खून खौल उठता है और वो सवाल जवाब करने लगता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तभी ऋषि बोलता है मैं पास के गाँव से आया हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ और मुझे फोटो खींच रहा हूँ, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पराशर बोलता है सच सच बोलो तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, तुम जासूसी करने आए हो क्या, तुम देखने आए हो कि हम कौन है। तभी यहाँ पे बोलता है तुम पास के गाँव वाले क्या तुमको नहीं पता है, तुम लोग तो अपने मंदिर में घुसने नहीं देते, फिर हमारे मंदिर में क्यों घुस रहे हो तुम। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आप तो डायरेक्ट हाथापाई पे आ गए हो। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि मैं कुछ भी ऐसी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फोटो खींच रहा हूँ, आप चाहिए तो फोटो चेक कर सकते हो, इफ लगे तो मैं डिलीट भी कर देता हूँ। तभी पराशर बोलता है मुझसे ज़्यादा होशियारी मत करो बापू, अगर सच सच बता दोगे तो बढ़िया रहेगा। पराशर के बारे में जानकारी लेने आए हो ना, किसने भेजा है तुमको, तुम शकल से तो वैसे शहर के ही लग रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो वही मुझे नहीं पता चल रहा है।
बताओगे तुम क्या करते हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं। अब मुझे समझा कि आप लोग किसी मासूम के साथ कैसे ट्रीट करते होंगे। तभी पराशर बोलता है बस करो, मैं हम तुम्हारा बकवास नहीं सुने, बताओ कौन हो। तभी ऋषि बोलता है मैं एक सरकारी क्लर्क हूँ और मैं कोलकाता में काम करता हूँ। तो ये बोलते सरकारी क्लर्क हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जासूसी के लिए भेजा गया है। ऋषि बोलता है मैं जासूसी क्यों करूँगा, मुझे क्या पता पराशर कौन है कौन नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना अच्छे से छुट्टी इंजॉय करने आया हूँ, लेकिन आपको अगर उससे भी ठीक नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ ताकि आपको इस चीज़ से कोई दुविधा ना रहे। तभी पराशर बोलते हैं तुम गांव में तो आ तो गए थे अपने मन से, लेकिन जाओगे अब मेरे मन से, ठीक है। इसलिए हम बोल देते हैं कि अभी तो तुम्हें नहीं जाना है यहाँ से। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती क्यों नहीं कर सकते हो। तभी वो वीर मंगल दामुक बोलता है और बोलता है कि इसको पहले अच्छे से पकड़ो और इसकी तलाशी लो सारे सामान की, पहले पता तो चलिए कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मून काफ़ी घबराई हुई रहती है। वो सोचती है कि ऋषि जब से गांव में गया है वो कॉल नहीं किया, एक बार कांटेक्ट, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वह ऋषि का फ़ोन ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे अदिति का फ़ोन आता है यानी मून का, और पराशर जो होता है वो फ़ोन को ऑफ कर देता है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा अर्जेंट कॉल भी हो सकता है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जब तक तुम हो तो तुम्हारा फ़ोन मेरे ही कब्जे में रहेगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है नहीं नहीं, वो ज्वाइंट फैमिली में रहेगी तो अच्छा रहेगा, ज्वाइंट फैमिली में जो सुख मिलता है जो सपोर्ट मिलता है वो अकेले नहीं मिलता। हम तो खुश नसीब, अगर मून को ऐसी फैमिली यानी हमारी अदिति को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो काफ़ी अच्छे तक जाएगी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती वो सब मुझे पता है, लेकिन हर आज के लोगों को थोड़ा स्पेस देना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे तब, मैं अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ उसको दुनिया का हर सुख मिले और वो एक कंफर्ट जोन में रहे और जैसे उसको मैंने रखा हुआ है। तभी यहाँ पे उसकी बड़ी माँ और बड़े ताऊ जी बोलते ठीक है आपको जैसा भी लगता है, हमारे एंड से कभी भी कोई कमी नहीं महसूस होगी, इवन काम का भी दबाव नहीं रहेगा। मून चाहे जैसे यानी आपकी अदिति जो है वो चाहे जैसे इस घर में रह सकती है, उसको जैसे भी रहना है, हमें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पराशर के सारे दोस्त जो होते हैं वो ऋषि को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आते हैं, जहाँ पे ऋषि बोलता है ये जो आप कर रहे हैं मेरे साथ तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे। तब ये पराशर बोलता है ठीक क्या कर रहे हैं सैरी बाबू, वो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। आप हमारे पूजा में इस तरह से विघ्न डाले ये हमें मंजूर नहीं, इसलिए आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, इस कमरे में बंद कर दो इनको इनके सामान के साथ, और आप इससे बाहर नहीं जा सकते जब तक हम ना निकालें आपको। तभी ऋषि बोलता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो लोग बोलते हैं इसको धारने दो, चुपचाप गेट लॉक कर दो। तभी वहाँ पे पराशर जो होता है गेट लॉक कर देता है। ऋषि अंदर ही अंदर काफ़ी चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके दोस्त बोलते हैं कि भैया मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, इसके साथ इसका एक दोस्त भी आया था जो गायब है। तभी यहाँ पे पराशर बोलते हैं उसका दोस्त कहाँ पे है, तुम लोग पता करो जरा, हो सकता है क्योंकि ये लोग सही लोग नहीं लग रहे, लोग मुझे कोई जासूस करने वाले लोग लग रहे हैं। वो बोलता है लगता है इसका दोस्त डर के भाग गया रहेगा। पराशर बोलता है दोस्त डर के भाग गया रहेगा या वो किसी को सूचना देने चला गया कि इसकी जान खतरे में, तुम लोग पता करो आखिर वो कहाँ गया है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ मेला देखने और गांव के मंदिर का पूजा करने, तुम लोग इस पे कड़ी नज़र रखो, ये यहाँ से जाने ना पाए, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। ऐसा कह के पराशर चला जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ऋषि का दोस्त जो होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि हमने पराशर को देखा था और ऋषि जो है वो इन्वेस्टिगेशन में गया हुआ है सर। यहाँ पे ऋषि बार बार निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सारे विंडो से बंद रहते हैं कि ऋषि वहाँ से निकलने में असफल हो जाता है। तभी उसके दोस्त बोलते पराशर भैया भी पता नहीं कहाँ काम पे लगा दिए, इस शहरी बाबू को देखना पड़ेगा अब हमको, अब इसके चक्कर में हम कोनो काम भी नहीं कर सकते। बार बार यहाँ पे ऋषि दरवाजा नॉक करता है और बोलता है मुझे पानी चाहिए। वो लोग बोलते हैं वहीं पानी पी लो, बोलता है नहीं ये खत्म है, बोलते तो वो रुके रहो जब तक पराशर भैया नहीं आते, क्योंकि हम दरवाजा तो नहीं खोलेंगे तुम्हारे लिए। यह देख के ऋषि को जो होते बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ऋषि भी बोलता है वो कहाँ फंस गया है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि जो होता है वो पराशर के सामने सच लेके आता है कि वह कोई टूरिस्ट नहीं है बल्कि वो एक ऑफिसर है और वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और सारी पुलिस वाले ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। यह देख के जो होती है झनक का गुस्सा बढ़ जाता है और ऋषि को बोलती है तुमने आज ठीक नहीं किया। आगे एपिसोड पे बनी इधर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।